साल 2008 फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर जमीन से 175 मीटर नीचे सुरंग बनाकर हजारों वैज्ञानिकों ने 10 साल की कड़ी मेहनत करके बना लिया था अब तक का सबसे बड़ा मशीन। 27 किलोमीटर लंबा पार्टिकल एक्सीलरेटर जिसका नाम है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर यानी कि LHC। आखिर क्या होता होगा इतने बड़े मशीन में? इस मशीन में तोड़ फोड़ मचाई जाती है। इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स को लाइट की स्पीड से एक दूसरे से टकराकर तोड़ा जाता है। इस टक्कर में होता है हजारों लाखों एटम बम से भी बड़ा धमाका। अब बताइए आखिर क्यों बनाया गया इतना बड़ा पार्टिकल एक्सीलरेटर? कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि इस मशीन में ऐसे धमाके ब्लैक होल्स जैसे खतरनाक चीजें भी बना सकती है। तो सोचो, अगर किसी मशीन के अंदर सच में ब्लैक होल बन जाए तो फिर क्या होगा? या कुछ ऐसा हो जाए कि हम किसी नई दुनिया में पहुंच जाएं, जैसे टाइम मशीन में होता है। और अगर यह मशीन सही में इतना खतरनाक है तो चाइना इस मशीन से भी 4 गुना बड़ा पार्टिकल एक्सीलरेटर आखिर बना ही क्यों रहा है? क्या हम सच में साइंस फिक्शन को हकीकत में देख रहे हैं? चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है करीब 100 साल पहले, साल 1909। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में एक धांसू एक्सपेरिमेंट चल रहा था। वहां अल्फा पार्टिकल्स को हमारे बालों से भी पतले गोल्ड के टुकड़े पर करीब 5.5 करोड़ किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से फायर कर दिया जाता है। अब सोचो, इतनी स्पीड से कोई चीज टकराए तो क्या होगा? लेकिन इस बार हुआ कुछ अलग सा। टक्कर के बाद अधिकांश पार्टिकल्स गोल्ड के टुकड़े को चीरते हुए सीधे निकल गए, लेकिन कुछ पार्टिकल्स ने मार लिया था कंप्लीट यू टर्न। अब जो बच्चे यह प्रयोग कर रहे थे उनका दिमाग चकरा गया, पर प्रोफेसर रदरफोर्ड को तुरंत समझ में आ गया कि इन बच्चों ने कुछ ऐसा कर दिया है जो आज तक कोई नहीं कर पाया। एटम के अंदर के न्यूक्लियस की खोज, वही चीज जिसे टकराकर पार्टिकल्स ने यू टर्न मार लिया था। इस खोज के बाद लोगों को समझ में आ गया था कि स्पीड और टक्कर यानी कि कॉलिजन कितना इंपॉर्टेंट है। इससे ना सिर्फ पार्टिकल के अंदर की जानकारी निकाली जा सकती है, बल्कि तोड़ फोड़ मचाकर पार्टिकल को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा भी जा सकता है। और फिर शुरू होती है एक ऐसे मशीन की कहानी जो पार्टिकल्स को ज्यादा से ज्यादा स्पीड प्रोवाइड कर सके, उसको ज्यादा स्पीड से एक्सिलरेट कर सके, यानी कि पार्टिकल एक्सिलरेटर। और फिर शुरू होता है पार्टिकल एक्सिलरेटर का दौर। छोटे बड़े पार्टिकल एक्सिलरेटर बनाए गए, स्पीड बढ़ता रहा, तोड़ फोड़ मचता रहा, धमाके होते रहे और नए नए पार्टिकल्स की खोज होती रही, जैसे कि क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, ग्लूऑन्स। लेकिन जिस चीज की लंबे समय से तलाश थी वो नहीं मिल पा रहा था। एक ऐसा चमत्कारी कण जिसने लिखा था इस ब्रह्मांड का इतिहास, वही पार्टिकल जिससे शुरुआत हुई थी इस ब्रह्मांड की और जिसने इस यूनिवर्स को शेप और मास दिया था। इस कण का नाम है हिग्स बोसोन यानी कि गॉड पार्टिकल। पर यह कैसे पता चला कि गॉड पार्टिकल ने इस ब्रह्मांड की हर चीज बनाई है? तो इसका आंसर है स्टैंडर्ड मॉडल। अब आप पूछोगे कि स्टैंडर्ड मॉडल क्या है? तो दोस्तों, यह है पूरे ब्रह्मांड को समझने का गणित। एक ऐसा खतरनाक इक्वेशन जो पूरे यूनिवर्स के हर चीज के बारे में बता सकता है। स्टैंडर्ड मॉडल हमें बताता है कि यह यूनिवर्स कहां से आया और यह कहां जा रहा है, हम किस चीज से बने हैं और जो चीज हो रहा है वो हो ही क्यों रहा है। और इसी मॉडल ने बताया था कि जब ब्रह्मांड के शुरुआत में कुछ भी नहीं था तब सिर्फ गॉड पार्टिकल्स ही थे। पर आज के समय में यह गॉड पार्टिकल कहां मिलेगा? तो यह मिलेगा आपको इस मशीन के अंदर। जैसे किसी मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए क्राइम सीन क्रिएट करा जाता है, उसी तरह से इस मशीन के अंदर बिग बैंग जैसा माहौल तैयार किया जाता है। जब लाइट के स्पीड से प्रोटॉन्स को लड़ाया जाता है तो होता है जबरदस्त धमाका, और इस धमाके से ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, लगभग बिग बैंग के समय जितनी। मतलब मशीन के अंदर बिग बैंग वाला सीन क्रिएट हो जाता है। और आइंस्टाइन ने बताया था कि एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस धमाके के बाद जो एनर्जी निकलती है वह मास में बदलकर बिल्कुल वही पार्टिकल्स बना सकती है जो बिग बैंग के तुरंत बाद बने थे। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ था 2012 में, जब वैज्ञानिकों ने LHC के अंदर धमाके करके गॉड पार्टिकल्स को बना लिया था। और यह अपने आप में एक ऐतिहासिक खोज थी। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह सब होता कैसे है? आखिर कैसे इतने छोटे छोटे प्रोटॉन्स को एक दूसरे से टकराकर बड़े बड़े धमाके किए जाते हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले प्रोटॉन्स बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस को आयोनाइज किया जाता है। इससे बहुत सारे प्रोटॉन्स बन जाते हैं और फिर इन प्रोटॉन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के सहारे लाइट की स्पीड तक एक्सीलरेट करके लूप में दोनों तरफ से घुमाया जाता है। यह लूप कोई आम लूप नहीं है, इसमें लगे हैं 2 पतले पतले वैक्यूम पाइप। इन पाइप्स को घेरे हुए हैं 10,000 से भी ज्यादा सुपर चार्ज मैग्नेट्स -270 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और यह सब करा जाता है प्रोटॉन्स को लाइट की स्पीड से एक्सेलरेट करने के लिए। और फाइनली
प्रोटॉन्स यहां पहुंचकर एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। यही है कोलिजन पॉइंट। और यहां पर पाइप करीब एक एप्पल के साइज का होगा, पर यह पॉइंट जहां पर एक्चुअल में कोलिजन होता है यह बहुत बहुत पतला है, हमारे बाल जितना पतला। जरा सोचो, एक बाल जितना पतला पाइप, इतना पतला, देखो एक बाल का टुकड़ा, और इसी से पास करेंगे प्रोटॉन्स और एक दूसरे से लड़ेंगे। आपको दिखाते हैं, यह है एक बाल और इतना ही पतला एक पाइप, और उसी पाइप से प्रोटॉन एक दूसरे की तरफ आएंगे और टकराएंगे। अब अगर इस बाल के साइज को अर्थ के साइज के बराबर माने तो इसके मुकाबले बाल का एक एटम जिससे मिलकर यह बना है उसका साइज इस धरती पर एक छोटे से घर के साइज के बराबर होगा, और एक एटम के अंदर प्रोटॉन का साइज इस घर को बनाने में लगे एक सैंड ग्रेन यानी कि बालू का एक कण के साइज के बराबर होगा। अब इन्हीं प्रोटॉन्स को 27 किलोमीटर लंबे टनल में एक दूसरे के तरफ एक्सिलरेट करते हुए टकराते हैं। मतलब यह एक ऐसा सीन है जिसमें बालू के दो कणों को 10 किलोमीटर की दूरी से एक दूसरे की तरफ फेंका जाए और हम सोचे कि वो टकरा भी जाए। सीरियसली सोचो, ये कैसे पॉसिबल है? ये तो अंधेरे में तीर चलाने के बराबर है, और हम यह सोचे कि हम अंधेरे में तीर चलाएं और वो निशाने पर जाकर भी लगे, ये तो महाबेवकूफी होगा। यह कोलिजन तभी पॉसिबल है जब अरबों खरबों प्रोटॉन्स को एक साथ एक दूसरे की तरफ फेंका जाए, और ऐसा ही होता है इस मशीन के अंदर। 10,000 करोड़ से भी ज्यादा प्रोटॉन्स को एक दूसरे की तरफ फायर किया जाता है, और तब कहीं जाकर 50 to 60 प्रोटॉन्स एक दूसरे से टकराते हैं। आपने सही सुना, 50 से 60 प्रोटॉन्स टकराते हैं जब हम 10,000 करोड़ से भी ज्यादा प्रोटॉन्स को एक दूसरे की तरफ फायर करते हैं, और इसीलिए उसमें प्रोटॉन्स की पैकेट्स बनाई जाती है। हर पैकेट में करीब 10,000 करोड़ प्रोटॉन्स होते हैं, और एक सेकंड में 3,000 ऐसे पैकेट्स को दोनों तरफ से फायर कर दिया जाता है, और तब कहीं जाकर 100 करोड़ के आसपास प्रोटॉन्स पर सेकंड इस मशीन के अंदर टकराते हैं और टक्कर से तोड़ दिए जाते हैं, और फिर टक्कर के बाद जो छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं नए पार्टिकल्स के रूप में, उन्हें अलग अलग सेंसर से पकड़ लिया जाता है। चलो यह सब तो ठीक है, पर क्या ये धमाके, इतनी एनर्जी, खरबों खरबों डिग्री का टेम्परेचर, मशीन के अंदर बिग बैंग वाला सीन क्रिएट करना, क्या यह सब खतरनाक नहीं हो सकता? साल 2012 में यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी कि CERN, जो कि इस कंपनी का मालिक है, उन्होंने आधिकारिक तौर पर बताया था कि LHC के अंदर ब्लैक होल्स बनाए जा रहे हैं। एस्ट्रोफिजिस्ट लॉर्ड मार्टिन रिस बहुत बड़े साइंटिस्ट है, बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने बताया था 2015 में कि ब्लैक होल्स जो बनाए जा रहे हैं और जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं LHC के अंदर, वो बहुत बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो चलिए इन खतरों को भी समझ लेते हैं एक एक करके। सबसे बड़ा डर है LHC के अंदर ब्लैक होल्स बनने का। दरअसल LHC में प्रयोग करके साइंटिस्ट अगर ब्लैक होल बना भी लेते हैं तो वह ब्लैक होल बहुत बहुत छोटा होगा, मतलब नैनो ब्लैक होल, और यह मशीन के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। और अगर यह बाहर निकल भी जाए तो कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि यह बहुत बहुत छोटा है, कोरोना वायरस से भी छोटा, और उसको 1 किलोग्राम साइज का बनने में करीब अरबों खरबों साल लग जाएंगे। यानी कि कोई खतरा नहीं है ब्लैक होल्स जो इस मशीन के अंदर बन रहे हैं। दूसरा डर है स्ट्रेंजलेट्स बनने का। यह मुझे ज्यादा खतरनाक लगता है, पर आखिर ये है क्या? स्ट्रेंजलेट्स एक तरह का मैटर है जो अप डाउन और स्ट्रेंज क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं, और ये अलग होता है नॉर्मल मैटर से, क्योंकि नॉर्मल मैटर सिर्फ अप और डाउन क्वार्क्स से मिलकर बनता है, लेकिन स्ट्रेंजलेट्स में इसके साथ स्ट्रेंज क्वार्क्स भी होते हैं, और इसीलिए इसका नाम है स्ट्रेंजलेट्स। अगर स्ट्रेंजलेट्स सही में बन जाए तो यह नॉर्मल मैटर को भी अपने जैसा बना देगा, धरती से नॉर्मल मैटर को पूरी तरह से खत्म कर देगा। इसका मतलब यह है कि अगर स्ट्रेंजलेट्स बन जाए तो एक चेन रिएक्शन की तरफ फैल सकता है और पूरे अर्थ को कंप्रेस करके सिर्फ 100 मीटर के बॉल के साइज का बना देगा। पर यह सिर्फ एक हाइपोथेटिकल थ्योरी है, किसी भी एक्सपेरिमेंट में इस तरह का कुछ नहीं पाया गया है। और भी कुछ साइंटिस्ट हैं जो कुछ खतरों के बारे में बता रहे हैं, पर जब तक ऐसा कुछ हो न जाए या कोई पुख्ता सबूत ना मिले, तब तक लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के अंदर इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स रुकने वाले तो नहीं है। गॉड पार्टिकल्स की खोज के बाद पिछले कई सालों से वैज्ञानिक लगे हुए हैं डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रहस्यों को सुलझाने में, पर यह मौजूदा लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में हो नहीं पा रहा, और इस कारण से बनाया जा रहा है इससे भी कई गुना बड़ा पार्टिकल एक्सेलरेटर यानी कि फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर। अगले कुछ सालों में यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी कि CERN
91 किलोमीटर लंबा पार्टिकल एक्सेलरेटर बना लेगा। और इस रेस में चाइना भी पीछे नहीं है, वहां तो दुनिया का सबसे लंबा और गहरा कोलाइडर बनाया जा रहा है। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर से करीब 4 गुना बड़ा 100 किलोमीटर लंबा इस कोलाइडर को जमीन से 2400 मीटर नीचे सुरंग खोद कर बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की कहानी। सोचो, अगर 27 किलोमीटर का एक कोलाइडर इतना कुछ कर सकता है, तो 100 किलोमीटर का फ्यूचर कोलाइडर क्या कुछ ना कर दे। क्या हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का पता लगा पाएंगे, या शायद किसी नए यूनिवर्स का, या फिर हम कोई ऐसा टाइम मशीन बना लें जो हमें अभी से पास्ट में लेके चला जाए या फिर फ्यूचर में भी लेके चला जाए। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।